छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बाधा न पहुंचा पाने को नक्सली अपनी बड़ी नाकामयाबी मानते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को एक बड़ा अवसर मानते हुए नक्सली हिंसा के जरिए इसमें भारी गड़बड़ी फैलाने पर आमादा है। ऐसे में सरकारी रणनीति किस हद तक उनके मंसूबों को नाकामयाब बनाने में कामयाब हो पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन रमन के साथ नीतीश कुमार, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो सरकार के पास पहले से ही जानकारी थी कि चुनाव से पहले इस तरह की वारदातें हो सकती हैं। राज्य सरकारों को अलर्ट भी भेजा गया, लेकिन एक एक्शन प्लान बनाने में नाकामयाब रहे, तालमेल बिठाने में नाकामयाब रहे। जयवीर जी, बड़ी नाकामयाबी ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी बनती है, क्योंकि माओवाद की समस्या ये आप भी मान रहे हैं कि किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। ऐसे में चुनाव से पहले होने वाले इस हमले को रोका जा सकता था अगर सही एक्शन प्लान बनाया गया होता। चंदन जी, सबसे पहले तो मैं पॉल साहब की एक बात से डिसएग्री करता हूं कि ये कहना कि हमारी सेना वहां कमजोर थी, उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं थी, ये सब बातें हमारी सेना का मोरल डाउन करती हैं। आज समय है उनको, वो हमारी इंडियन आर्मी जो वर्ल्ड की वन ऑफ द ब्रेवेस्ट आर्मी मानी जाती है। जयवीर जी, माफी चाहूंगा रोकने के लिए, लेकिन सीआरपीएफ के जवान जिस तरह से मारे जा रहे हैं एक के बाद, अगर इसकी तुलना नक्सलियों के हताहतों की तुलना से की जाए तो यह साफ पता चलता है कि सीआरपीएफ की या तो ट्रेनिंग में कमी है या फिर रणनीति में कमी तो है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। बिल्कुल कमी है, बिल्कुल कमी है। मैं कह रहा हूं ये समा ये समा ये नहीं है क्योंकि वो उस टाइम कमजोर थे इसलिए उनपे ये अटैक हो गया। पॉल साहब एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। वो कमजोर थे, वो ट्रैप हो गया, इंटेलिजेंस की कमी है, मानते हैं। दूसरा, मैंने आपको कहा है कमी जरूर है, अगर एक्शन नहीं इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंटेशन पूरे सरफरोशी से करनी चाहिए। जी, करेगा कौन? सवाल तो यही है ना कि मर रहे हैं सैनिक, सरकारें क्या कर रही हैं? सब पहली बात यह है कि ये इनको पहले समझने में गलती रखी है कि मैंने ये कहा ही नहीं कि ट्रेनिंग कम है, ये मैं कहा ही नहीं कि कमजोर है। मैंने ये कहा है कि ट्रेनिंग भी हो रही है। मैंने ये कहा है कि वो बहुत डेडिकेटेड हमारे आदमी जा रहे हैं। मैंने ये कहा है कि जब तक हम उस लाइन पे ट्रेनिंग करते हैं, उस एरिया में जाते हैं, उस वक्त नफरी की कमी होने के तरह से किसी और जगह चले जाते हैं। मैंने ये कहा कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, सेक्टरल कोऑर्डिनेशन से ये काम ज्यादा हो सकता है। ट्रेनिंग नेक्स्ट लाइट से तो हमारी ज्यादा है ही सही, नो क्वेश्चन, लेकिन बात होती है उनकी गुरिल्ला वारफेयर है। वो एक आदमी मारेंगे कहीं पे, हम उस जगह पे 50 आदमी लगाएंगे, जहां वो 50 मारेंगे हम 2000 आदमी लगाते हैं। वो लगाना पड़ता है गुरिल्ला वारफेयर में। तो ट्रेनिंग की कमी इस हद तक नहीं है कि जैसे ये कमजोर है। ये मैं ये कहना चाहता हूं कि कोऑर्डिनेटेड थ्रेट्स नहीं है। मैंने ये बोला कि सेक्टरल स्कीम नहीं है। एक सेक्टर में फोर्सेस का रहने का टाइम ही नहीं है। आप एक्लेमेटाइज करते हैं उस एरिया से, उठा के आपको बाहर जाने पड़ता है। अब आपकी इलेक्शन हो रही है, यू विल अगेन थिन ऑन द ग्राउंड। आप इलेक्शन में आपके फोर्सेस को डाइवर्स, तो कुछ एक ऐसी स्थितियां हैं जिसमें गवर्नमेंट को ऐसे करना पड़ता है। इससे जो गुरिल्ला वारफेयर है उसका फायदा उठाते हैं। जी, तो जयवीर जी, सवाल बस यही उठता है कि ये सारी चीजें, जैसा कि पॉल साहब ने बताया कि चलिए हमारी जो फोर्सेस हैं उनकी ट्रेनिंग भी बेहतर है, सारी चीजें बेहतर है, अपने पास इंफॉर्मेशन भी सारी होती है, लेकिन फिर भी तालमेल बिठा करके इन घटनाओं को रोका क्यों नहीं जा सकता? ये हमले होने के बाद में उपाय बताना बहुत आसान होता है। कोई इस टाइम, चंदन जी, कोई इस टाइम उपाय नहीं बता रहा और उसको कवर अप नहीं कर रहा कि वहां अटैक हुआ है तो चलिए आगे की सोचते हैं, इसको भूलिए। ऐसा एक क्षण के लिए भी नहीं है। अगर मुंबई अटैक हुआ उसके बाद एनएसजी हब्स बढ़ाए गए। अगर नक्सलाइट प्रॉब्लम 20 साल से चल रही है, हर साल डिस्ट्रिक्ट कम हो रहे हैं, पूरी तरह प्रॉब्लम नहीं खत्म हो रही है, मैं मानता हूं, पर बात यह है कि कमी तो आपने स्वीकार कर ली। अगर आपने इंटेलिजेंस, कोऑर्डिनेटेड थ्रस्ट, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, ये सब हो रहा है, पर और जोर से होना चाहिए। मैं ये मानता हूं एक युवा होने के नाते कि अगर अटैक है कहीं ना कहीं कमी है और हमें उसे पूरा करना चाहिए। तभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बनाई है, हमने इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के जरिए नक्सलवाद की प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं कम किया है। हां, जो लूप होल्स हैं उसे फिक्स करके और अच्छी तरह करना चाहिए ताकि ऐसा ना हो। ये तो कोई भी नहीं कह रहा है एक सेकंड के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, कुछ नहीं हो रहा है, सरकार कमजोर है, सैनिक कमजोर है, आर्मी कमजोर है, ये सोल्यूशन नहीं है।
रोहित जी, यहां पर सवाल घूम फिर करके छत्तीसगढ़ सरकार पर आ जाता है। जब हमला हुआ था पिछली बार 25 मई को, तब कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि आप लोगों की नक्सलियों से मिलीभगत है। बीजेपी नेता आरोप लगाते हैं कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं की नक्सलियों से मिलीभगत है। क्या राजनीति में अब नक्सलियों का दखल हो चुका है क्या? देखिए, मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो एक दूसरे पर राजनीतिक दोष मढ़ते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि सीआरपीएफ जैसी वर्सेटाइल फोर्स इस देश में दूसरी कोई नहीं है। ट्रेनिंग की भी कोई कमी नहीं है। पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन नहीं होता है फोर्स के पास। अगर पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन हो तो वो किसी से भी लड़ सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी से लड़ाई लड़ी है इस सीआरपीएफ ने। तो ये कौन देता है जिम्मेदारी? जानकारी इंटेलिजेंस की होती है, राज्य सरकार की होती है, केंद्र सरकार की होती है, या फिर किसी और की होती है? दोनों की इंटेलिजेंस एजेंसी इन इलाकों में एक्टिव हैं, दोनों की। और दोनों की जिम्मेवारी है कि वो इंटेलिजेंस पिन पॉइंट प्रोवाइड करें। केंद्र सरकार ने कहा कि हमने अलर्ट जारी कर दिया था, आप लोग अलर्ट नहीं थे। तो बड़ा सिंपल सा एक वो है कि साहब हमने अलर्ट जारी कर दिया। तो अलर्ट तो अभी तो इलेक्शन मई तक जाएंगे, तो क्या मई तक हर मूवमेंट को इस तरह से वो कहें कि साहब आप मूवमेंट ना करें या ये ना करें? वो ऐसे नहीं संभव है। रोहित जी, कहा जाता है उन इलाकों में कि नक्सली 1 घंटे के अंदर असेंबल होकर किसी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। जब हमारे पास बेहतर जवान है, बेहतर हथियार है, बेहतर संसाधन है, तो आखिरकार हमारे पास उनसे लड़ने के लिए चौकसी क्यों नहीं होती? हमें इतना वक्त क्यों लगता है रिस्पॉन्स देने? मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। मैं लालगढ़ में गया था। मैं सिविल ड्रेस में अपने फोर्स के साथ कुछ लोगों के साथ मूव कर रहा था जी। जब मैं एक मोड़ से आगे बढ़ा तो मोबाइल पर इंफॉर्मेशन पास हो गई नक्सलाइट्स को कि कोई सीनियर ऑफिसर जा रहा है जी। और इमीडिएटली हमारे लोगों ने भी उसको कैच किया और उन्होंने मुझे बताया कि सर उनको इंफॉर्मेशन हो गई है, दे मे डू समथिंग। तो आज की डेट में मोबाइल है, उन लोगों के इन्फॉर्मर हर जगह बैठे हैं, हर मोड़ पे वो बताते रहते हैं। हमारे इन्फॉर्मर कहीं नहीं बैठे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी मूवमेंट को वो वॉच कर लेते हैं, उनकी मूवमेंट को हम वॉच नहीं कर सकते। मेरा कहना यह है कि जब तो ये मान लिया जाए कि हम लाचार हो चुके हैं नक्सलियों के सामने, माओवादियों के सामने हम पूरी तरह लाचार हो चुके हैं, हमारे जवान इसी तरह मरते रहेंगे? नहीं, एक कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात। हमें पात पात होना पड़ेगा डाल डाल की बजाय। हमें अपने एक्शंस को उनसे पहले एक्शन लेने पड़ेंगे, प्रोएक्टिव। ठीक है। तो आप जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हम उनको पछाड़ नहीं पाएंगे। चलिए, ये सारी चीजें, भारत में विशेषज्ञों की एक पूरी फौज इकट्ठा है जो कि इस लड़ने के लिए पूरा कहा जाता है कि अगर सरकारें अपना नियंत्रण हटा दें, इन सुरक्षा बलों को अगर फ्री हैंड दिया जाए तो 15 से 20 दिन में नक्सल समस्या का खात्मा हो सकता है। पॉल साहब, ऐसा है क्या? देखिए, 15-20 दिन की बात तो मैं नहीं कहूंगा, टाइम लगेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि फ्री हैंड देने से बहुत कुछ हो सकता है। एंड गेम इन पंजाब, इन द मिड्स ऑफ टेररिज्म हम लोग रहे हैं, हमारे पे गोलियां चलती रही हैं। मैं था गिल साहब से, जब नक्सलियों के खिलाफ फौज, ये जो सीआरपीएफ है या फिर सुरक्षा बल है, इनके कदम रोकता कौन है? क्या राजनेता मिले हुए हैं नक्सलियों के साथ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मिला कोई नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेटेड जो थ्रस्ट है वो नहीं है। और हमारे फोर्सेस को फ्री हैंड अगर मिलता है तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्व होने में आसानी रहेगी। आप लोगों की सरकार है रोहित जी, तो फिर फ्री हैंड क्यों नहीं दिया जाता? आप लोग राज्य में हैं। देखिए, ये इस तरह से कहने से काम नहीं चलता है। बात यह है कि सेंटर और स्टेट, ये दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा और एक स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। सेंटर तो कहता है कि हम मिलकर काम करने को तैयार हैं, हम आपको सुरक्षा बल भी ज्यादा देने को तैयार है, कंपनियां बटालियन बढ़ा सकते हैं। इस चीज को नहीं, आपको पॉलिसीज पर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आना पड़ेगा। और पॉलिसीज जो शिवपाल सिंह साहब ने कहा बड़ा सिंपल सा है। रोहित साहब, आप सीआरपीएफ के पूर्व आईजी के तौर पर तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन एक राजनेता के तौर पर राजनीतिक जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपकी पार्टी की, सरकार की तरफ से दिखाई जानी चाहिए, वो नहीं दिखाई जाती है। ये बात तो माननी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ एक के बाद एक सीआरपीएफ वहां पर घेर करके मारे जा रहे हैं सीआरपीएफ के जवान। नहीं, मैं इसमें इतना ही कह सकता हूं कि सीआरपीएफ के जवान परिस्थिति बस ये इतना अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं, उनकी कार्यक्षमता में कोई कमी नहीं है। जी, ये बात हमें भी मालूम है। शिवपाल साहब,
ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि क्षमता है, लेकिन आखिरकार हाथ बांधता कौन है? आखिर क्या राजनीति इसकी वजह है? लोकल स्तर पर अब नक्सली इतने हावी हो चुके हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार इन जवानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जब पहले से जानकारी थी तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जो बातें थियोरेटिकली कही जाती है उन्हें जमीन पर अमल में क्यों नहीं लाया गया? वापस लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। तो नक्सली अपने प्लान में कामयाब हो चुके हैं। 16 जवानों की मौत हुई है। नक्सलियों के मास्टर प्लान को देखने के बाद सरकार ने फैसला किया कि चुनाव के दौरान नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थानीय पुलिस के बजाय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सरकार ने भारतीय सीमाओं पर तैनात जवानों को भी चुनावी सुरक्षा में तैनात करने का फैसला किया। लेकिन कई जानकार सरकार के इस फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि कहीं सरकार के इस फैसले का फायदा आतंकी संगठन तो नहीं उठाएंगे? नक्सलियों से कैसे निपटेंगे? सरकार का ये कैसा प्लान? चुनाव पर मंडराते लाल साये से सरकार भी परेशान है। नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार ने प्लान भी तैयार किया है, लेकिन सरकार के फैसलों पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने देश की कई सरहदों से अर्धसैनिक बलों को चुनावी सुरक्षा में तैनात करने की तैयारी की है। गृह मंत्रालय के एक दस्तावेज से यह खुलासा हुआ है कि सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन जैसी संवेदनशील इलाकों से अर्धसैनिक बलों को लोकसभा चुनाव के लिए तैनात करने की तैयारी कर रही है। इसमें सीआरपीएफ के 72,340 जवान, बीएसएफ के 63,849 जवान, आईटीबीपी के 17,580 और एसएसबी के 20,985 जवान शामिल हैं। इनके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान सीमा से 63,180 जवानों को चुनाव में तैनात किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर 2,37,938 जवानों को चुनाव में तैनाती की तैयारी हो रही है। कई जानकार मानते हैं कि सरकार के इस फैसले से सीमा पर भी किसी अनहोनी की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। सीआरपीएफ को छोड़कर ये बाकी जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, इनका कोई ऑपरेशनल एरिया डेजिग्नेटेड है। आपकी एसएसबी जो है वो इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, वो इंडो भूटान बॉर्डर पे है। आपका बीएसएफ है वो सारे इंडो पाक बॉर्डर पे है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे है। तो कहीं से तो आप अपनी जब कैपेबिलिटी कम करेंगे तो यहाँ का कैपेबिलिटी बीफ अप करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये टोटल डिसोनेंस इन द सिस्टम दिखाई दे रहा है। सवाल जायज है कि अगर सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को चुनाव की तैयारी में लगाया जाता है और इस दौरान सीमा पर कोई वारदात होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिना किसी बड़ी घटना और गड़बड़ी के लोकसभा चुनाव को संपन्न कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालात को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी जरूरी है। लेकिन क्या भारत पाक और दूसरे बेहद संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों से अर्धसैनिक बलों को हटाकर चुनाव में उनकी तैनाती जायज है? क्या इससे उन सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा पर असर नहीं पड़ेगा? कैमरामैन रमन के साथ नीतीश कुमार, लाइव इंडिया। तो लोकसभा चुनाव में नक्सली क्या कर सकते हैं, इसकी एक झलक उन्होंने दिखा दी है। जिस तरह से आज हमला करके 16 जवानों को मौत के घाट उतार दिया है, और ऐसे में अब बड़ी संख्या में सुरक्षा बल सीमा से हटा करके उन राज्यों में तैनात करने की तैयारी है जहां पर नक्सली काफी ताकतवर है। लेकिन क्या ये कदम सही होगा, इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था।
मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। लाइव इंडिया ने पहले ही आगाह किया था कि नक्सली चुनाव से पहले खूनी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं और अब सरकार की तरफ से कदम उठाए जाने की बात की जा रही है। लेकिन क्या सरकारों के जो ये कदम है असरदार साबित होंगे? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए हैं। सी पॉल साहब, जिस तरह से अब कोशिश ये बताया जा रहा है कि सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को अब नक्सल प्रभावित राज्यों में लगाया जाएगा ताकि चुनाव सही तरीके से किया जा सके, ये साफ बताता है कि किस कदर तालमेल की कमी है और किस तरह नी जर्क रिएक्शन दिए जा रहे हैं। मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं। नी जर्क रिएक्शन तो हो ही रहा है। ये जो हमारी बदकिस्मती है कि जब भी कोई एक्शन या कोई इस किस्म का टेररिस्ट एक्शन हो जाता है, हम स्टेट वर्सेस सेंटर की बात शुरू कर देते हैं। बिहार में मोदी के ऊपर जब वहां पे बम पड़े तो अब फर्स्ट सेंटर ने कह दिया हमने तो इंटेलिजेंस दी थी। दिस इंटेलिजेंस जो होती है ये सरफेस इंटेलिजेंस होती है। मैं भी दे सकता हूं इंटेलिजेंस कि कल को मुजाहिदीन इसमें एक्ट करेंगे इलेक्ट्रल में। बात यह है कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के लिए क्या तरीके इस्तेमाल करना, यह सोचने की बात। एक बात ये स्टेट वर्सेस सेंटर की जो बात शुरू हो जाती है जब भी इसको, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक इन एनी ऑपरेशन। दूसरी बात मैंने अर्ज किया था कि आप इस चीज को देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है जी, बीएसएफ की ऑर्गेनाइजेशन के अपने मैनुअल्स हैं। जब ऑपरेशन में जाते हैं कुछ ऑपरेशनल मैनुअल दिए जाते हैं जी, सीआरपी के अपने मैनुअल। सीपॉल साहब, हम संक्षेप में जानना ये चाहेंगे कि अब इन घटनाओं के बाद ये जो सुकमा की जो घटना है इसके बाद सबक लिया जाएगा। चुनाव भले ही अगर आप सेनाओं ज्यादा से ज्यादा संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती करके चुनाव ठीक से करा भी लेते हैं तो क्या ये समस्या का समाधान होगा? मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि आपको आज चुनाव हो भी जाएंगे, चाहे खून में हो चाहे